Hello everyone, welcome to our channel. Hope you all are doing great. So आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का लेसन नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। अब हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करें उससे पहले हम एक एग्जांपल लेती। ठीक है, उससे क्या आएगा, हमें आसानी से ये लॉ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक दीवार है, क्या है, एक दीवार है। दीवार से हमने एक स्प्रिंग बैलेंस, ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, जिसके अंदर अगर अपन कुछ फोर्स लगाते हैं या उसको खींचते हैं ना, तो फिर क्या होता है, उसके अंदर जितना भी हमने उसको खींचा, जितना भी हमने फोर्स लगाया, उसका क्या हो जाता है, मेजरमेंट हो जाता है। यही क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो स्प्रिंग बैलेंस लिए, ए और बी। इन दोनों को हमने क्या किया, जो हमारा एक वॉल है, वॉल से ए स्प्रिंग को अटैच कर दिया। ठीक है, अटैच करने के बाद जो ए स्प्रिंग बैलेंस है, उसका जो दूसरा जो यहाँ से जो भाग है, उससे हमने स्प्रिंग जो बैलेंस जो बी है उससे अटैच कर दिया हमने उसको। ठीक है, ए स्प्रिंग बैलेंस से बी स्प्रिंग बैलेंस को यहाँ पे हमने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद जो बी स्प्रिंग बैलेंस है, उसका जो फ्री पार्ट था, उसको हमने क्या किया, अपने अंगुली से खींचा। ये अंगुली है, ठीक है ना, ये क्या है, अंगुली है। हमने इस अंगुली से खींचा। जब हमने इसको इस अंगुली से खींचा तो फिर हमने क्या लगाया, कुछ ना कुछ फोर्स लगाया। अब हमने जैसे ही कुछ फोर्स लगाया तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ क्या आएगा, कुछ ना कुछ जो फोर्स है उसका मेजरमेंट आएगा या मैग्नीट्यूड आएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। जब हमने यहाँ पे इसके ऊपर बी के ऊपर फोर्स लगाया तो जो मेजरमेंट और जो मैग्नीट्यूड आया वो दोनों में क्या आया, सेम आया। क्या आया, दोनों में सेम आया। मतलब जितना इसमें आया ए में, जितना बी में आया मेजरमेंट फोर्स का, उतना ही किस में आया, ए में आया। दोनों में क्या आया, सेम आया। जो फोर्स का जो मेजरमेंट था, दोनों में क्या आया, सेम आया। अब सेम आने का कारण क्या था, कारण ये था कि जब इसने अंगुली से हमने जब इसको खींचा तो हमने बी के ऊपर कुछ फोर्स लगा। जैसे ही हमने बी के ऊपर कुछ फोर्स लगाया तो बी ने क्या लगाया, ए के ऊपर भी कुछ फोर्स लगाया, क्योंकि ये आपस में क्या है, अटैच है। कुछ फोर्स लगाया, ठीक है। फिर क्या किया, जो ए है उसने भी वापस रिवर्स में उतना ही फोर्स क्या लगा दिया, बी के ऊपर लगा दिया। तो फिर क्या हुआ, बी ने भी ए के ऊपर उतना ही फोर्स लगाया जितना ए ने वापस बी के ऊपर लगाया। तो दोनों का मेजरमेंट क्या आया, सेम आया। इसलिए क्या आया, दोनों का मेजरमेंट सेम आया। और यही क्या है, हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब है कि जब दो ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में, ठीक है ना, जब दो ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट में से मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है, कुछ फोर्स लगाता है, मेथड। और यही इसका क्या है, नियम है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाता है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही मात्रा में, उतना ही मैग्नीट्यूड, इक्वल ऑफ मैग्नीट्यूड में उतना ही फोर्स क्या लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है। ठीक है, मान लो ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी है। ए ऑब्जेक्ट ने बी के ऊपर फोर्स लगाया एफ, जितना क्वांटिटी में, जितना उसमें क्वांटिटी में इसने फोर्स लगाया, उतना ही जो ऑब्जेक्ट बी ने उतना ही फोर्स, उतनी ही क्वांटिटी में फोर्स वापस ए पर लगाया। पर क्या लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। तो इसको क्या कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है बच्चों, अब देखो, मान लो इसमें से कोई भी एक एक्शन करता है, ये ए एक्शन कर रहा है, फोर्स का एक्शन कर रहा है, तो बी क्या दे रहा है, इसका रिएक्शन दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता ही होता। यही क्या है, हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब मैं आपको इसको नॉर्मल जो आपका है ना, जो डेली रूटीन है, उसमें आपको एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, दोस्त है, आपने उसको क्या किया, हंसी मजाक में एक चांटा लगा दिया चांटा। अब क्या आप उससे क्या उम्मीद
उम्मीद करते हो? क्या वो आपको वापस ना चांटा मारे भी नहीं वहीं पे बैठा रहेगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा? ऐसा होगा क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। ठीक है, और बाकी आपका मेरे को पता नहीं, क्योंकि जब अगर मैंने दोस्त को चांटा लगाया तो वो क्या करेगा, वापस रिवर्स में हमें क्या लगाएगा, चांटा लगाएगा। मैंने एक्शन किया तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आया, तो जो इसका मतलब यही है कि एक्शन का रिएक्शन जरूर ही आता है। तो यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अपन फोर्स लगाते हैं, एक्शन करते हैं, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वापस उतनी ही क्वांटिटी में, उतना ही फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसमें क्या होता है, पेयर्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। पेयर्स ऑफ फोर्सेस है ना, देखो एक जो ऑब्जेक्ट लगा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, वापस जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो लगा रहा है पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो पेयर ऑफ फोर्सेस है नहीं है, क्योंकि अब आप तो बोलोगे बड़ा मैग्नीट्यूड तो सेम, मैग्नीट्यूड से भी बेटा पर अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, टू पेयर्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं क्या? देखो ए ने जो फोर्स बी पे लगाया वो वापस बी पे थोड़ी ना लग रहा है, नहीं, जो दूसरा फोर्स लग रहा है वो बी से ए की तरफ लग रहा है, तो दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। ठीक है ना, ए ने जो फोर्स लगाया वो बी पे लग रहा है और बी ने जो फोर्स लगाया वो क्या लग रहा है, ए पे लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्सेस लगते हैं, सेम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्सेस नहीं लगती। ठीक है, अब मैं आपको इसको इन अ वर्ड समझा देती हूँ। ठीक है बच्चों, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो आपको मैंने अभी जितना भी समझाया था वो मैंने इनवर्स लिख दिया है। ठीक है, तो आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स एंड अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली exert a force back on the first. These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. These forces act on different objects, never on the same objects. These two opposing forces are also known as action and reaction forces. Every action there is an equal and opposite reaction. ठीक है, तो यही क्या मैंने आपको अभी इतनी देर समझाया था। ठीक है, तो अब हम इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लो किसी बच्चे को फिर भी नहीं समझ आया है, ठीक है, और इसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल्स ऐसे कि जैसे हम जो चलते हैं ना, वो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, उसी का जो नियम मतलब रूल लगता है। जब हम चलते हैं ना तो किसका नियम लगता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही क्या लगता है, लॉ लगता है। अब कैसे लगता है, देखो मान लो ये पैर है, क्या है, पैर है, तो अब इसमें देखो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या, मान लो ये पैर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं तो पहले क्या होता है, हम चलते हैं तो फिर हमारा जो पीछे वाला जो होता है ना, जो पैर का जो पीछे वाला एड़ी वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, जो होते हैं ना सरफेस को टच करता है। जैसे वो सरफेस को टच करता है तो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, कुछ नीचे की तरफ क्या करता है, पुश करता है। जैसे ही जो हमारा जो पीछे वाला पार्ट का जो एड़ी वाला भाग है वो जब सरफेस को पुश करता है तो सरफेस भी क्या करती है, उतना ही इक्वल अमाउंट में फोर्स को क्या करती है, वापस ऊपर की तरफ क्या करती है, देती है, पर अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि ये जो फोर्स दे रहे हैं वो नीचे की तरफ है और जो सरफेस जो फोर्स दे रही है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, दोनों का इक्वल हो गया। जैसे वो ऊपर की तरफ देता है तो ये वाला हाथ ऊपर उठ, जो पीछे वाला पार्ट है वो ऊपर उठ जाता है और आगे वाला पार्ट क्या चला जाता है, नीचे की तरफ। आगे वाला पार्ट नीचे की तरफ जाता है, वही क्या होता है, जब आगे वाला पार्ट नीचे की तरफ जाता है तो ये क्या करता है, वापस वही सेम प्रोसेस चलता है। जो सरफेस को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ पुश कर रहा है, वापस सरफेस उतना ही अमाउंट में क्या करता है, इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है, जिससे कि ऊपर उठ जाता है और ये आगे आ जाता है, फिर ये यूं। ठीक है, बात समझ आ गई। अब तुम बोलोगे मैडम ये वाला तो यहाँ पे हो गया, फिर ये यहाँ पे आ रहा है, तो फिर बीच में कहीं है ना ऐसे उठने वाला नहीं, दो पैर होते हैं ना हमारे, तो इसकी वजह से बैलेंसली हम क्या कर पाते हैं, अच्छे से चल पाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जब हम जो फायरिंग जो शूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो फायर करते हैं ना, जब आप ओलंपिक में आप लोगों ने जो शूटर है वो उनको देखा होगा शूट करते हुए, जो उनका खेल है वो खेलते हुए देखा होगा। जब वो पिस्टल जो अपना जो गन है वो गन लेते हैं तो क्या करते हैं, शूट करते हैं तो उनका
बुलेट आता है ना वो बाहर की तरफ आता है, और जब बुलेट जो बाहर की तरफ निकल जाता है उसके बाद उनको क्या लगता है, एक झटका लगता है। ये क्यों लगता है, ये झटका जो लगता है वो किस नियम से लगता है, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही लॉ लगता है। जब वो झटका पीछे की तरफ लग रहा है तो वहां पे कौन सा लॉ लग रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही लग रहा है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब बुलेट, ये गन है ना, गन क्या करती है, बुलेट को क्या करती है, आगे की तरफ क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। बुलेट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गन लगाती है एक फोर्स, ठीक है। जैसे ही गन बुलेट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, वैसे ही वापस जो बुलेट है वो उतने ही अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगी, गन के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। जो दूसरा ऑब्जेक्ट कौन हो गया, गन हो गया। पहला ऑब्जेक्ट मैंने बताया था बुलेट, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट गन के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। जिससे फोर्स लगाएगी तो क्या होगा, बुलेट तो देखो पहला जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया तो बुलेट बाहर निकल गई। जब बुलेट ने गन के ऊपर वापस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया उतने ही अमाउंट में तो क्या होगी, गन पीछे की तरफ हो गई, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया हमारा, एक्शन एंड रिएक्शन का क्या हो गया, लॉ, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं इसी के बारे में थोड़ा सा और। अब देखो जब हम इनके ऊपर फोर्सेस या आपस में जब एक्शन एंड रिएक्शन होता है तो इनके ऊपर जो फोर्सेस लगता है उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। जो फोर्सेस होता है वो क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। अब फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है तो फिर तुम लोग बोलोगे मैडम फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू m इंटू ए, तो जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नहीं, एक्सेलरेशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं होता। अब पूछोगे क्यों नहीं होता, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। जो मास होता है ना उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसके कारण जो एक्सेलरेशन होता है उनका वो क्या होता है, इन मैग्नीट्यूड में क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। अब मैम आप पूछोगे कि मैम कौन से मास का मतलब मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या कम होगा, क्या होगा ये आपको मैं बताती हूँ। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, m को अपॉन में ले आते हैं और ये यहाँ पे आ जाता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया और मास क्या आ गया, फोर्स के अपॉन में आ गया। ध्यान रखना जो एक्सेलरेशन है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन होता है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। हमने इस फॉर्मूले से भी दिख रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। पर एक्सेप्शन क्या है कि कब एक्सेलरेशन मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जो ग्रेविटी के जो केसेस होते हैं ना उनमें जो एक्सेलरेशन होगा वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। बाकी सब में जो एक्सेलरेशन है वो मास के ऊपर डिपेंड करेगा, पर ग्रेविटी के जो केसेस होंगे ना उनमें यह डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जब मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। ये देखो बात समझ आ रही है क्या तुम्हें, ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m, और ये क्या है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। जो ये जो m और a है आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो है कि नहीं, यहाँ से पता लग रहा है। अगर मान लो f को हम कांस्टेंट मान ले, ठीक है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट का वो आ जाएगा, मास आ जाएगा, तो फिर ये क्या हो गया, जो एक्सेलरेशन है मास के आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब एक्सेलरेशन कम हो, सॉरी मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। वही अगर मास क्या हो, ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अब मास ज्यादा वाला तुमने देख लिया। अगर मास क्या हो, कम हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब जो हमने एग्जांपल लिया था ना फायरिंग वो वाला ना, शूटिंग वाला, अब उसमें शूटिंग वाले में हम देखते हैं कि अब बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, बुलेट का एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया, झटके से जो गन पीछे आ रही है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। ऑब्वियसली बुलेट का एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि बुलेट का जो मास है वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। वही जो गन का मास है वो क्या है, ज्यादा है। गन का मास क्या है, कंपैरेटिवली बुलेट की क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण एक्सेलरेशन क्या होता है, गन का कम होता है और बुलेट का एक्सेलरेशन क्या होता है, ज्यादा है, तो ठीक है। इसलिए जो फोर्सेस होते हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो फोर्सेस आपस में अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, बट एक्सेलरेशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं होता।
बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट डिफरेंट मासेस। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मास होता है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आप एक एडवाइस देना चाहूंगी, आप जब भी अगर पढ़े ना तो एकदम पूरा फोकस अच्छे से लगा के, जो एक एक वर्ड जो निकल रहा है ना वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपके कॉन्सेप्ट्स वही क्लियर करेंगे, जो हम बोल रहे हैं ना वो आपके कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर करेंगे किसी भी चीज से। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। हमने क्या लिया, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। ठीक है, क्या लिए हैं, दो ऑब्जेक्ट लिए। उनमें क्या लिया हमने, एक तो ली है बॉल ए और एक ली है बॉल बी। ये होगी बॉल ए और ये होगी बॉल बी। ठीक है, अब जो बॉल है उसका मास है एम ए और जो बॉल बी है उसका मास है एम बी। ठीक है, अब जो बॉल है और जो बॉल बी है इसको क्या किया हमने, लुढ़काना शुरू किया। पहले हमने बॉल बी को लुढ़काया, फिर बॉल ए को लुढ़काया। ठीक है, अब बॉल बी को लुढ़काया तो उसका जो वेलोसिटी हो गया वो यू बी हो गया, क्योंकि बॉल बी है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी के पास में लगा दिया बी, ताकि हमें अच्छे से इसको इंडिकेट हो जाए। ठीक है, और जो बॉल ए है उसका वेलोसिटी हो जाएगा यू ए। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि इन दोनों में से जो यू ए, जो इसका जो वेलोसिटी है ना यू ए, क्या है, जो यू है, जो वेलोसिटी है ना बॉल ए का, वो क्या है, इस यू बी से क्या है, ज्यादा है। यू ए का जो वेलोसिटी है वो यू बी से क्या है, ज्यादा है। अब वेलोसिटी ज्यादा है तो ये क्या होगी, लुढ़क के इसके पास में आएगी, नहीं आएगी, बॉल बी के पास में आएगी ना तेजी से। अगर बराबर होता तो ये अपने एक डिस्टेंस में स्ट्रेट लाइन में चलते रहते, पर है ये स्ट्रेट लाइन में, पर क्या इसका वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, तो इसके पास आके इसके टकरने के चांसेस क्या है, ज्यादा है क्या नहीं है। अब इसका क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो फिर ये ऐसे करता 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 इसके पास, बॉल बी के पास आएगा और क्या हो जाएगा, एक टक्कर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक टक्कर हो जाएगी। जैसे ही कॉलिजन होगा तो फिर देखो जो ए है, जो बॉल ए है, कॉलिजन होगा तो बॉल ए ने बी के ऊपर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया है। क्या लगाया है, बॉल ए ने, किसने, बॉल ए ने किसके ऊपर लगाया है, बॉल बी पे क्या लगाया है, एक फोर्स लगाया है। ठीक है, जैसे ही बॉल बी के ऊपर फोर्स लगा, बॉल बी ने क्या लगाया है, यहाँ पे लिख लीजिए, बॉल बी ने ए के ऊपर क्या लगाया है, एक फोर्स लगाया है। बॉल बी ने क्या लगाया, बॉल ए के ऊपर क्या लगाया है, एक फोर्स लगाया है। ठीक है ना, क्यों लगाया है फोर्स, बिकॉज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देयर इज अ जो एक्शन होता है, देयर इज अ रिएक्शन। ठीक है ना, एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। ठीक है ना, इस नियम के कारण जो बॉल बी है उसने क्या लगाया, बॉल ए के ऊपर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसा फोर्स लगाया, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, पर डायरेक्शन कैसा है उसका, अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में उसने क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब जैसे वो फोर्स लगाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगी, बॉल्स क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ये बॉल अपनी वापस कुछ ना कुछ वेग इसको मिल रहा है, वापस से कुछ ना कुछ लेके पीछे की तरफ, और ये आगे की तरफ चलने लगेगी। जब ये पीछे की तरफ चलने लगेगी, वापस ये अपनी डायरेक्शन में आ जाएंगे और कॉलिजन हट जाएगा, तो फिर क्या होगा, जो बॉल ए है उसका वेग टक्कर के बाद का वेग है ना, जो टक्कर हो जाएगी या कॉलिजन हो जाएगा उसके बाद का वेग हो जाएगा बॉल ए का वी ए, और टक्कर के बाद का बॉल बी का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा वी बी। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई क्या अच्छे से, कि हमने यहाँ पे पहले ये जो सिचुएशन है क्या बिफोर कॉलिजन है। कॉलिजन क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी यू ए का ज्यादा था, इसकी वजह से कॉलिजन हुआ। जैसे ही कॉलिजन हुआ तो हमने देखा कि जो बॉल ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है ना, तो बी ने रिवर्स में क्या लगाया, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाया, वापस बॉल ए के ऊपर लगाया, बी ने लगाया ए के ऊपर। ठीक है ना, तो इसको लिखने का थोड़ा तरीका समझो। जैसे मैंने क्या बोला, जो ए ने फोर्स लगाया, किसने लगाया फोर्स, ए ने फोर्स लगाई है, देखो ए ने फोर्स लगाया किस पे, बी के ऊपर, तो इसको लिखते क्या है कंबाइनली, फोर्स एफ, और नीचे क्या लिखेंगे, ए बी। ठीक है, वही जो बी है उसने ए के ऊपर फोर्स लगाया, तो हम इसको लिखेंगे क्या, ये देखो हमने लगाया, जो फोर्स बी ने
लगाया, किसके ऊपर फोर्स लगाया, ए के ऊपर फोर्स लगाया, तो इसको कंबाइनली लिखेंगे क्या, फोर्स बी, ठीक है ना। तो इससे हमें पता लग जाएगा एक्शन करने वाला कौन है। देखो इसमें जो फोर्स है, इसमें पहले ए ने किसके ऊपर लगाया, बी पे, और इस वाले सिंबल से हमें पता लग रहा है कि जो फोर्स है बी ने किसके ऊपर लगाया, ए के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है बच्चों। बी ने किसके ऊपर लगाया फोर्स, ए के ऊपर लगाया। इससे हमें सिंबल से हमें पता लग रहा है कि किसने किसके ऊपर फोर्स लगाया। समझ में आ गई ना। पहला तो जो आगे जो सिंबल होगा इससे हमें पता लगा इसने लगाया है, दूसरे वाले सिंबल के ऊपर फोर्स लगाया है, ठीक है। अब हम ये जो फोर्स आपस में क्या है, बराबर है ना, पर क्या है इनका अपोजिट डायरेक्शन में, पर डायरेक्शन क्या है इनका, अपोजिट है। ये है नहीं है, बताओ ऐसा है कि नहीं है, ऐसा बराबर है ना आपस में, पर डायरेक्शन क्या है इनका, अपोजिट है। अब इसी से आगे हम पूरी कहानी पढ़ते हैं। हमने अभी ये देखा कि जो एफ ए बी है वो बराबर है, इक्वल है इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में। किसके बराबर है, माइनस एफ बी ए के, ठीक है ना। एफ बी ए के बराबर है पर अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब माइनस का चिन्ह लगा दिया तो अब हमें पहले पता होना चाहिए जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ए को हम अगर v माइनस यू अपॉन टी लिखे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है, v अपॉन टी तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, दो वेलोसिटी, इसलिए हम लेंगे v माइनस यू अपॉन में टी लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो एफ ए बी के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखेंगे, एफ ए बी मतलब ए लगा रहे बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, ए लगा रहा है किसके ऊपर, बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो मास हम किसका लेंगे, ए का ही लेंगे ना, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी, ठीक है ना। अब बी है यहाँ पे, क्या एफ बी है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो सब किसके ऊपर होगा, बी के ऊपर, क्योंकि बी ही क्या कर रहा है, सारा कुछ काम कर रहा है। तो जितने भी जो वेलोसिटी है, जो मास है, वो सब किसका लेंगे, बी का। जैसे यहाँ पे क्या था, हमने सारा क्या मास और वेलोसिटी किसका लिया, ए का लिया, क्योंकि ए ही सारा काम क्या कर रहा था, बी के ऊपर कर रहा था। और इस वाले में क्या कर रहा है, बी ही सारा काम क्या कर रहा है, ए के ऊपर करेंगे। माइनस क्यों लगा है पता है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। एम बी बी माइनस यू बी अपॉन में टी, ठीक है। अब अपॉन में टी है तो टी से टी कट जाएगा, कट गया। अब इसको अंदर की तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर, एम ए को वी ए के साथ और माइनस यू ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे एम बी को वी बी के साथ और माइनस यू बी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा हमारे पास, एम ए एम बी माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, ये आएगा, ठीक है। अब जो वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी वाले हैं वो एक तरफ ले लो, और जो फाइनल वेलोसिटी वाले हैं वो भी क्या ले लो, एक तरफ ले लो। इनिशियल वेलोसिटी वाले और फाइनल वेलोसिटी वाले दोनों एक तरफ ले लो। अब इनिशियल वेलोसिटी वाले देखो हम ले लेते हैं एक तरफ, ये वाला है, इसको हम कहाँ भेज देंगे, ठीक है ना। जो एम बी है इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, यू बी इज इक्वल टू एम ए बी ए प्लस एम बी पी बी, ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो वेलोसिटी वाले है ना, यू वाले और वी वाले दोनों को क्या लेके आ जाएंगे, एक साथ में लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो एक देखने वाली चीज क्या मिली तुम्हें, ये क्या है, एम जो मास और वेलोसिटी वो किसका फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का। किसका फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। इसमें हम जो देख रहे हैं, जो टक्कर से जो पहले है, टक्कर से पहले देखो जो बिफोर कॉलिजन है वो जो बॉल ए है और जो बॉल बी है, दोनों का जो मोमेंटम का जो जोड़ है वो बराबर हो जाएगा कॉलिजन के बाद। कॉलिजन के बाद जो बॉल ए है और जो बॉल बी के मोमेंटम के जोड़ के बराबर है। बात समझ आ रही है क्या, जो कॉलिजन से पहले के जो मोमेंटम है दोनों बॉलों के, और जो कॉलिजन के बाद के जो दोनों के जो मोमेंटम है वो आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब तो यही हुआ कि कॉलिजन से पहले जो था मोमेंटम वही क्या रहा कॉलिजन के
बाद में रहा, तो मोमेंटम का क्या हो गया यहाँ पे, कंजर्वेशन हो गया। क्या हो गया, मोमेंटम का कंजर्वेशन हो गया। ये क्या रहा, अनचेंज्ड रहा। इसका मतलब ये है इन आइडियल कंडीशन जब भी कॉलिजन होगा, जो इनिशियल मूवमेंट होगा, दोनों जो बॉल है या दोनों जो ऑब्जेक्ट है जो आपस में टक्कर कर रहे हैं, उनका जो इनिशियल जो मूवमेंट होगा, मोमेंटम होगा, उनका जोड़ जो बाद वाले कॉलिजन के बाद में जो मोमेंटम होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम का क्या हो गया, कंजर्वेशन हो गया। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों के आपस में बराबर है। कोई भी चेंज हुआ है क्या, 1% भी कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो क्या हो गया, मोमेंटम का कंजर्वेशन हो गया। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बात समझ आ गई क्या? चलो थोड़ा सा और लिखते हैं इसमें। इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ये कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट को मैंने इन वर्ड्स लिख दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना है। और यहाँ पे एक वर्ड आया, यहाँ पे मोमेंटा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना है। इसका मतलब है जो प्लूरल ऑफ जो मोमेंटम होता है, मतलब मोमेंटम जब दो मोमेंटम साथ में है ना, तो उसको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, मोमेंटा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। चलो, एज ए रिजल्ट ऑफ आइडियल कॉलिजन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, वी से दैट द सम ऑफ मोमेंटा, ठीक है ना, मतलब मोमेंटम को क्या होगा, मोमेंटम्स का क्या जोड़, सम ऑफ मोमेंटम द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कॉलिजन, बिफोर मतलब कॉलिजन से टक्कर से पहले के जो मोमेंटा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटा, मतलब टक्कर के बाद के जो मोमेंटा है उनके क्या होगा, कॉलिजन के बराबर होगा। ये इससे हमें क्या पता लगता है कि देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, मतलब इससे पता लग रहा है कि बाहर से कोई भी अनबैलेंस फोर्स है ना, इनके ऊपर नहीं लगा है। दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का और जैसे लेसन नंबर 9 है, यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया लेसन नंबर 9। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।